हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज अपने इंग्लिश मीडियम वाले कई दिनों बाद मिल रहे हैं बच्चे सब। और अपने क्या है, चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट कर लिया था। अब चैप्टर नंबर 17 अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है इसमें पहला पार्ट इसका तो इसमें अपने इंट्रोडक्शन ही करेंगे चैप्टर की। और इसमें क्या है कि जो टॉपिक अपने वो है, एक तो मैक्सवेल इक्वेशन है और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं। और बहुत ही यानी सिंपल सा चैप्टर है। आपको पता है इस चैप्टर में, अगर आपने ब्लू प्रिंट वाली वीडियो मेरी देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि एक क्वेश्चन इसमें आएगा एमसीक्यू। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इसमें आएगा जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो वाला आएगा। और एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का आएगा। ठीक है ना, टोटल 4 नंबर का ये ओनली एक ही चैप्टर है। तो यानी कि इतने नंबर, 4 नंबर, जो आपके लगभग 7% बन जाते हैं। अगर अपने 56 का 56 में से 4 नंबर निकाले तो 7% काफी, यानी कि आप कह सकते हो अच्छा योगदान है जो आपके नंबर हैं। फिजिक्स में नंबर बनाने में अच्छा योगदान ये चैप्टर देगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है, समझना है, और एक एक पॉइंट लेते हुए आपको समझाऊंगा मैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो इस टाइम कोरोना की महामारी चल रही है पूरे विश्व में, और भारत देश में इस टाइम सबसे ज़्यादा है, तो आप कृपया अपना बचाव रखें जरूर। पिछली बार की तरह इस बार कोरोना वो ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता या हो रहा है। शुरू में मुझे भी लगता था कि कोरोना है, ये ऐसी है वैसी है, यानी इसको हल्के में। लेकिन अब क्या है, बहुत ही खतरनाक टाइम चल रहा है। हमारे खुद के गांव से पता नहीं कितने के मरीज मिल गए हैं और 4 मौतें भी हो चुकी हैं। ठीक है ना, तो इस कारण बचाव रखें। ये कोरोना बीमारी है, ठीक है ना। तो बाहर निकलने से बचें, घर पे बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो देखो बच्चों सब इसमें क्या है, सबसे पहले है जो टॉपिक है वो है मैक्सवेल इक्वेशन। चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन एंड कंटेम्परेरी फिजिक्स। फिजिक्स आना था, यहाँ पर मैंने वेव्स लिख दिया। ठीक है ना, इधर देख लेते हैं आपने कंटेम्परेरी फिजिक्स, तो इसको सही कर लेना। तो देखो मैक्सवेल इक्वेशंस, तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है कि मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने क्या किया कि टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे आपका 7वां चैप्टर था वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फिजिक्स की ब्रांच है उसका पार्ट है। वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट होती है कि वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक यानी करंट जब फ्लो कराती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता ही है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो वो सारी फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल रिप्रेजेंट द 4 बेसिक लॉज विच आर कॉल्ड मैक्सवेल्स इक्वेशंस। उसने 4 लॉ दिए, और ये लॉ क्या थे, साइंटिस्ट के जो दिए गए लॉ है उन पर ही बेस्ड थे। लेकिन फर्क क्या था कि जो साइंटिस्ट ने इनको लॉ को दिया था उसने ओनली इनको थ्योरेटिकल दिया था। मैक्सवेल ने इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया, मतलब मैथमेटिकली जो लॉज को प्रूव किया उसने। ठीक है ना, तो इस कारण मैक्सवेल इक्वेशन इनको बोला जाता है। तो देखो इसमें इक्वेशन क्या है, आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बनता है, पेपर में यही आता होता है कि राइट एनी 2 मैक्सवेल इक्वेशन। 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, या आपको ऐसे दे देगा कोई ऑप्शन में, जैसे अगर एमसीक्यू में पूछना चाहे भी 3 मैक्सवेल इक्वेशन दे दी, एक कोई और इक्वेशन दे दी, तो इसमें से कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है आपसे पूछ ले। ठीक है, तो पहली जो इक्वेशन है मैक्सवेल की वो ये है कि ई डॉट डी ए, ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी ए यहाँ पर क्या है, एरिया वेक्टर है। तो वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो ये आपने पढ़ा है, ये है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो फर्स्ट चैप्टर में सॉरी सेकंड चैप्टर में गॉस लॉ आया था वही है ये। तो अब मैक्सवेल ने क्या किया कि इस गॉस लॉ का प्रूफ दिया था उसने। ठीक है ना, वैसे तो गॉस लॉ का प्रूफ उसमें अपने पढ़ते हैं, लेकिन इसने अपने अलग तरीके से मैथमेटिकली इसको प्रूव किया था अपने बेस पर। तो इस कारण इनको मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन इसको कहा जाता है। दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन अपने को क्या बताती है, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। ये आपने 8वें चैप्टर में पढ़ा था, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो और ये लॉ अपने को ये बताता है कि जो इसके क्या है, जो मैग्नेट होती है उसके क्या है, जो पोल्स हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण यहाँ पर 0 आता है इस साइड, क्योंकि जो उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है एक की प्लस एम होती है, एक की माइनस एम, तो दोनों मिल के क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है।
तो इस कारण इसने कहा था कि जो यूनिपोल है, मतलब कि ओनली अगर अपने वन पोल कहें, ये ओनली नेगेटिव सॉरी नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर तीसरी इक्वेशन इसमें आती है, ये आपके 9th चैप्टर में आएगी ये वाली इक्वेशन, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल डी फाइव बाई डी फाइव बी अपॉन डी टी। ये है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, वो 9th चैप्टर में अपने करेंगे, और जिसने कर रखा उसको पता ही है कि फेराडे ने ये लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और लास्ट वाली जो इक्वेशन है उसमें बच्चों क्या था कि ये वाली जो इक्वेशन है, इस ये आपने इतनी पढ़ी हुई है। ठीक है ना, इतनी इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। तो देखो इतनी इक्वेशन ऊपर जो वी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये आपने इतनी इक्वेशन पढ़ी हुई है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसने क्या किया कि देखो यहाँ पर म्यू नोड है तो यहाँ पर म्यू नोड, और साथ में म्यू नोड के साथ आई है, तो उसने ये एक करंट जोड़ा यहाँ पर। ये एक्चुअल में क्या है, करंट है। इस करंट को अपने बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जो कि आपके 60% सिलेबस में हटा दिया गया है। तो इस कारण अपने इसको नहीं पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन उसने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। एम्पियर लॉ था जो इसको उसने कहा मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ। वैसे आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, लेकिन ये चीज उसने इसमें और ऐड कर दी, तो इस कारण इसको मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। अब एक चीज इसके बारे में आप सुन लो कि ये जो चार इक्वेशंस हैं, अब सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बनी कैसे हैं। तो बनी आपकी जो बुक है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो है इस लेवल तक, यानी जो आपका 12th लेवल है, 12th लेवल में इसको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है इनका डेरिवेशन, क्योंकि ये बड़ी क्लासों की बात है। आप ऐसे मत समझना कि सर हर बार हमें बड़ी क्लासों का कह के और बच जाते हैं या हो रहा है। देखो बच्चों, मेरे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है, मैं आपको हर चीज करवा सकता हूँ, एमएससी लेवल तक का करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने एमएससी की है तो आप ऐसे मानो कि मैं बीएससी तक तो पढ़ा ही सकता हूँ, चलो एमएससी को नहीं पढ़ा सकता तो उतना पढ़ा सकता हूँ। तो इसका कारण मतलब मैं आपको करवा भी सकता हूँ, लेकिन जो आपकी बुक में दिया हुआ है मैं उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, क्योंकि बुक में एक्स्ट्रा चीज नहीं दी होती, जो चीज आपके समझ में आने वाली नहीं होती वो नहीं दी होती। ठीक है ना, तो इस कारण आपको डायरेक्टली ये चार इक्वेशंस याद करनी है, और चारों इक्वेशन आपको डायरेक्टली वहां पर, यानी कि आप इनको लगभग 10-10 12-12 बार कॉपी में लिख के देख लो, आपके मैं गारंटी देता हूँ ये चारों इक्वेशन आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की जो वीडियो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पहला ही है। अब दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन टेल्स अस इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैक्सवेल की इक्वेशंस है वो अपने को बताती हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन के बारे में बताती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स दैट वी गेट फ्रॉम दीज इक्वेशंस आर, यानी कि जो इसमें से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकले मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन के बेस पर जो कंक्लूजन दिए, वो यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मेन कंक्लूजन थे। देखो सबसे पहला जो कंक्लूजन था वो था कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ईच अदर। इसके कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। अब आप कहोगे कि सर चलो ये तो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक को प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को कैसे कर सकता है। तो वो आपने जो जनरेटर की वर्किंग है उसमें पढ़ा होगा कि जब अपने फ्लक्स में चेंज करते हैं, अगर 9th चैप्टर में पढ़ा हो तो वहां पर इंड्यूस्ड डीएमएफ जनरेट होता है, तो इंड्यूस्ड डीएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया। ठीक है, तो इसने कहा कि वेरिएबल जो चेंज हो रहे हो हर टाइम, वो मैग्नेटिक फील्ड और वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को जनरेट कर देते हैं। समझ आई बात। अब दूसरा है कि एन एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटेड। एक्सेलरेटेड मतलब जिसकी एक्सेलेरेशन में चेंज हो रहा हो, एक्सेलेरेशन में चेंज मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो। एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा हो उसमें, तो एक्सेलरेशन जनरेट कब होता है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है कोई भी पार्टिकल की। तो वो वाला जो चार्ज होगा विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैक्सवेल ने बताया कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई भी अदर चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड का मतलब उसकी वेलोसिटी हर टाइम चेंज हो। ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं तो एक्सेलरेशन जनरेट ही नहीं होगा, तो मतलब उसकी जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी में हर टाइम चेंज होना चाहिए। तो वही क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। समझ आई बात।
फिर तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट्स थ्रू द वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी से प्रोपेगेट करती हैं। समझ आई बात? प्रोपेगेट्स थ्रू वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट करती हैं। और इसके लिए मैक्सवेल ने आगे एक फॉर्मूला भी दिया था कि जो सी होती है लाइट की वेलोसिटी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, वो निकालते कैसे हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैक्सवेल ने इसका अपने पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में मैक्सवेल ने क्या कहा कि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड बट मूविंग चार्ज या एक्सेलरेटेड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड। वही चीज की जो आपने अब तक पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो स्टैटिक चार्ज है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड और मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को जनरेट करता है। ड्यू टू दीज फील्ड्स देयर विल बी एग्जिस्ट एन एनर्जी डेंसिटी इन स्पेस। अब ये लाइन समझने वाली है कि ये जो दोनों फील्ड हैं इसके कारण जो आपका स्पेस है, जिस स्पेस में ये जनरेट हुए हैं, मान लो आपने दो प्लेट लगा रखी हैं या फिर आप कोई भी चार्ज ले रहे हो, कोई मूविंग चार्ज ले रहे हो, तो उस मूविंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की अपनी एनर्जी होती है। इसके कहने का मतलब, तो इसके कहने का मतलब भी जिस एरिया में जो आपका चार्ज है वो मूव करेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी भी होगी उसकी। मतलब कि अगर वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस करता है चार्ज, तो वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। ठीक है, जो जैसे मान लो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं वहां पर जो एनर्जी होती है आप CV² आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वैसे भी अगर दो चार्ज पड़े हुए हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2/R। तो वैसे ही कहने का मतलब जहां पर कोई भी किसी तरह का चार्ज हो या कोई भी फील्ड प्रेजेंट हो तो वहां पर एनर्जी भी प्रेजेंट होती है उस फील्ड से रिलेटेड। ठीक है ना? तो दिस एनर्जी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अब ये जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ। ये मैक्सवेल ने बताया था। अभी ये मैक्सवेल के कहने का मतलब यहाँ से लेके जो इसका मतलब सार निकलता है अपने वो कह दें भी यहाँ से यहाँ तक, तो उसके कहने का ये मतलब है भी जहां कहीं भी कोई भी फील्ड होगा वहां पर एनर्जी भी प्रेजेंट होगी उस फील्ड की। ठीक है ना? तो एक्चुअल में वो फील्ड क्या है, एक एनर्जी का ही एरिया है, ये कहने का मतलब है उसका। तो ये उसके चार रिजल्ट थे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। आप देखो एक चीज यहाँ पर आपको ये लग सकती है, अगर आप बुक उठाओ, बुक से भी इस चैप्टर को पढ़ना मैं कभी मना नहीं करता। और क्या है, बुक से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ी थ्योरी अजीब लगेगी इसकी, लेकिन मैंने ये थ्योरी पता कहाँ से तैयार की है, ये वाली थ्योरी आपकी बुक से ही तैयार की है, लेकिन हिंदी मीडियम की बुक से। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम की जो ट्रांसलेशन की हुई है, इंग्लिश मीडियम की जो आपकी ट्रांसलेशन है उसमें काफी चीजें कट कर दी हैं इन्होंने। ठीक है ना? तो इस कारण मैं हिंदी मीडियम वाली बुक को रेफरेंस लेके, क्योंकि वो पहले की तैयार की हुई है, उसमें गलतियां बहुत कम है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाली जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, जो PDF डाल रखा उन्होंने साइट पर, उसमें गलतियां बहुत ज्यादा है। तो इस कारण आप सही भी कर लेना, उसमें मैक्सवेल इक्वेशन भी गलत दी हुई है, हिंदी मीडियम में भी ये गलत दी हुई है मैक्सवेल इक्वेशन, इनको भी आप सही कर लेना। ठीक है ना? इतनी बात मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अपने यहाँ पर इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसकी हिस्ट्री भाई ये कैसे बनी, किसने इनको बनाया और कैसे ये डेवलप हुई। तो मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज बिकॉज एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज ऑल्सो एन एक्सलेटेड चार्ज। अब ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक ऑसिलेटेड चार्ज के कारण जनरेट होती है। अब आप कहोगे कि सर ऑसिलेटेड चार्ज, तो ऑसिलेटरी मोशन आपने पढ़ी है, टाइम के साथ क्या होता है इस मोशन में, पीरियोडिक मोशन भी इसको यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें वही पाथ फॉलो करती है कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे अपने पेंडुलम की मोशन पढ़ते हैं। तो एक पेंडुलम की मोशन क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है। तो वैसे ही चार्ज है वो कोई ना कोई ऑसिलेटिंग चार्ज होगा, ऑसिलेटरी मोशन वो कर रहा होगा। ऑसिलेटरी मोशन क्यों कर रहा होगा, रीजन इसका ये है कि ऑसिलेटरी मोशन की खासियत होती है कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाता है ये वाला पेंडुलम यहाँ पर, तो यहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन जो ये बीच वाला पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पर इस साइड भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की जो स्टेट होगी, यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बीच में मैक्सिमम रहेगी, इधर फिर जीरो रहेगी। तो मतलब इसमें वेलोसिटी हर टाइम के साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो वही तो अपने को चाहिए। तो मैक्सवेल ने ये बताया था कि क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किससे प्रोड्यूस होती है, या तो एक्सेलरेटेड चार्ज बोलें या उसको ऑसिलेटरी चार्ज भी या ऑसिलेटिंग चार्ज भी बोल देते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देखो यहाँ से हिस्ट्री इसकी स्टार्ट होती है कि एट फर्स्ट हर्ट्ज शो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंटली इन देयर लैब। यानी सबसे पहले हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या शो किया कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लैब में कैसे प्रोड्यूस की जा सकती हैं, वो सबसे पहले हर्ट्ज ने बताया था 1887 में। ठीक है, ही यूज्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, उन्होंने ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल यूज किया। अब ये क्या होता है, ये अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, बस उन्होंने लिया था और उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की उसकी वेवलेंथ थी 6 सेंटीमीटर। कितनी थी? 6 सेंटीमीटर उनकी वेवलेंथ थी। ठीक है, वेवलेंथ आपने पढ़ा होगा पिछली बार वेव मोशन वाले चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं लास्ट में आज बता भी दूंगा कि वेवलेंथ क्या होती है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर इट इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस अपने इंडिया के साइंटिस्ट थे, सक्सेसफुली प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ 5 mm टू 25 mm इन देयर लेबोरेटरी बाउंड्री। ठीक है, प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट। अब इसके कहने का मतलब है भी जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने भी क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट की लैब में। अब उनकी जो वेवलेंथ थी वो थी 5 mm से 25 mm तक। ठीक है, मिलीमीटर। तो अब उन्होंने इनको प्रोड्यूस करके डिटेक्ट भी किया। अब डिटेक्ट करने का यहाँ पर मतलब पता क्या है भी, यहाँ से प्रोड्यूस की और उनको एक दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया। तो ट्रांसमिट करके अपने को क्या पता लगा भी उस जगह तक पहुंची है वेव या नहीं पहुंची, तो उसको वहां पर उन्होंने डिटेक्ट किया भी वहां तक वेव पहुंच रही है। मतलब उन्होंने ट्रांसमिट करके उनको डिटेक्ट किया, और वो भी अपनी लैब की बाउंड्री के अंदर अंदर। ठीक है ना, भी लैब में एक जगह से लेकर दूसरी जगह कोई इन्होंने ऐसा अपरेटस रख दिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करता हो। तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वहां पर जाएंगी तो वो उनको पकड़ेगा, तो मतलब सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गई है उस जगह पर। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन हुआ क्या, देखो आप कि एट अराउंड सेम टाइम इटली साइंटिस्ट मार्कोनी प्रोड्यूस सेम वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सक्सीड इन ट्रांसमिटिंग दीज वेव्स ओवर सम किलोमीटर्स। अब जो एक साइंटिस्ट थे इटली के थे मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का भी डिस्कवरी की थी, रेडियो का इन्वेंशन किया था उन्होंने। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई, लेकिन जगदीश चंद्र बोस के जस्ट बाद बनाई थी इन्होंने। ठीक है, और उन्होंने कुछ किलोमीटर तक इनको ट्रांसमिट कर दिया। जगदीश चंद्र बोस ने तो लैब में किया था, लेकिन एक्चुअल में जो क्रेडिट था वो मिलना किसको चाहिए था, जगदीश चंद्र बोस सर को। ठीक है, लेकिन मिला किसको, मार्कोनी को। कि सारे जो वर्ल्ड में यही बात प्रचलित हुई कि मार्कोनी थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करके ट्रांसमिट किया एक जगह से दूसरी जगह। जगदीश चंद्र बोस का नाम ही नहीं आने दिया। उसका रीजन यही था कि तब जो अपना भारत था वो अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, आज़ाद नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो भी यानी कि कोई भारतीय को क्रेडिट ना मिल पाए, तो ये अंग्रेजों की चाल थी। उन्होंने यानी कि इनका नाम आगे आने ही नहीं दिया, जगदीश चंद्र बोस सर का। लेकिन भारत में प्रतिभाएं, टैलेंट था वो एक से एक बढ़कर था। ठीक है, तो चाहे उन्होंने नहीं आने दी, लेकिन वो अपने भारतीय साइंटिस्ट थे, ये बहुत ही यानी कि अपने जो माहिर थे अपने जो यानी कि टैलेंट था इनके अंदर बहुत ज़्यादा था उस टाइम भी। ठीक है, उस टाइम फैसिलिटी बहुत कम होती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया। ठीक है, तो मार्कोनी ने कुछ किलोमीटर तक भेजा और मार्कोनी सक्सेसफुली स्टार्टेड वायरलेस कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वायरलेस कम्युनिकेशन की उन्होंने स्टार्टिंग की थी मार्कोनी ने। वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब जैसे अपने मोबाइल से वायरलेस कम्युनिकेशन, ये वायर तो जाती नहीं इसमें, तो वैसे क्या है, उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्ट किया मार्कोनी ने सबसे पहले। अब नेक्स्ट चीज यहां पर क्या आती है कि ये आता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। वैसे तो ये टॉपिक नहीं है आपके, लेकिन ये काम आएगा आगे। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होती है कि जैसे अपने वेव का ये एक ग्राफिकल फॉर्म शो करते हैं, तो इसके जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट होते हैं इनको तो अपने बोल देते हैं क्रस्ट, क्रस्ट बोलते थे। ठीक है, और ये जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले, इनको अपने ट्रफ बोल देते हैं, TROUGH, ट्रफ। ठीक है, तो क्रस्ट और ट्रफ, तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ होती है किसी भी वेव की। ठीक है, तो या आपने कह सकते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ से लेके और यहाँ तक जो वेव डिस्टेंस कवर करती है उसको अपने वेवलेंथ बोल देते हैं। अब वेवलेंथ की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि जो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगी।
ठीक है, जैसे रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो वो अपने को दूर से दिखाई देता है। ठीक है, अब उसके बाद आती है फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, म्यू, म्यू से शो करते हैं इसको सी अपॉन लैम्डा। ये वेवलेंथ की क्या होती है, इनवर्स होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ठीक है, तो ये दो चीज इसमें काम आएंगी आगे, तो आपको याद रखना है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी कम, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो ये बच्चों आपका था पहला पार्ट इस चैप्टर का, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट अपने डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लेट हो गया ये पार्ट, तो चलो कोई बात नहीं। जो आपको आज बता मैंने डाला ये पार्ट, तो मुझे ज़रूर अपना कमेंट्स के थ्रू बताना कितना का आपको समझ आया, और इसी तरीके से अपने इसको करते चलेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचे रहें, और बाहर जब भी जाना पड़े मास्क लगा कर जाएं। ठीक है ना, तो थैंक यू बच्चों।